साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, ये अभी ज्योग्राफी के क्रम में कल भौतिक भूगोल पार्ट 1 हमने लिया था। आज भौतिक भूगोल में जो बचा हुआ इम्पोर्टेंट हमने कहा था कि 2 लेक्चर में ही कंप्लीट होगा, तो दूसरे लेक्चर में आज जो कल का बचा हुआ भाग है वो हम कंप्लीट करना चाहेंगे। कल हमने बताया था 7 महाद्वीप कैसे बने हैं और 4 महासागर कैसे बने थे और क्या है वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत और क्या है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, और इस तरह हमने पढ़ा था। आज थोड़ा सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, कल हमने जब बनाया था मैप तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम थी, इसलिए इसको मैं फिर से बनाना चाहूंगा। थोड़ा सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर क्रस्ट हमने बताया था, फिर उसके बाद मेंटल, और ये बीच सबसे नीचे कोर होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये चीज हम देख रहे हैं। तो जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट पे सबसे ज्यादा कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, और उसके बाद इसको मेंटल को भी ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल भी इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। उसके बाद इस कोर को भी हम लोग कोर में देखते हैं, Fe का तत्व सबसे ज्यादा मिला था, निकिल का तत्व ज्यादा मिला था, और यहाँ पे हमने बताया था ऊपर वाले में सिलिका एल्युमिनियम के तत्व ज्यादा मिलेंगे और नीचे सिलिका मैग्नीशियम के तत्व ज्यादा मिलेंगे। और क्रस्ट पे सबसे ज्यादा जो मिलता है वो भी पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्रस्ट पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है। क्रस्ट पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हम एक सारणी बना रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो क्रस्ट पे पाया जाता है वो ऑक्सीजन, 46.6%। उसके बाद सिलिकॉन या सिलिका, ये 27.7% पाया जाता है। उसके बाद एल्यूमिनियम, ये 8.13% पाया जाता है, और एल्यूमिनियम के बाद लोहा 5% पाया जाता है, और लोहे के बाद कैल्शियम, पाया जाता है 3.63 लगभग %। कैल्शियम के बाद सोडियम लगभग पाया जाएगा 2.89। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद ये लगभग 2.59% बचेगा, और पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम। ऊपर वाले क्रस्ट के भाग में मैग्नीशियम बहुत ही कम पाया जाता है, 2.09% जो है 2.09% लगभग पाया जाता है। ये केवल क्रस्ट वाले भाग की बात हम कर रहे हैं, ये केवल क्रस्ट वाले भाग में पाया जाने वाला तत्व है। तो प्रश्न इस तरह 2 टाइप के बन सकते हैं एग्जाम में कि क्रस्ट पर पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन। और अगर यह प्रश्न आए कि पूरे पृथ्वी पे, संपूर्ण पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहे का तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर प्रश्न ये आता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर
संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा लोहा। तो दो अलग अलग प्रश्न है, इसलिए ये अलग अलग प्रश्न को आप जाने रहिए। अच्छा, एक चीज और साथियों, अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एग्जाम की दृष्टि से अभी तो हम ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट में प्रश्न भी निकल रहे हैं, लेकिन यदि एग्जाम के दृष्टि से ये पूछ लिया जाए कि भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के जनक हेक्केटियस नाम था। भूगोल के जनक का नाम हेक्केटियस था। अभी हम लिखे दे रहे हैं, ये नोट करके, भूगोल के जनक का क्या नाम था? तो उत्तर में होगा हेक्केटियस। अच्छा, अगर यही प्रश्न आ जाए इस तरह कि आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कौन थे, नोट 1 और ये 2, प्रश्न इस तरह आ जाए कि आधुनिक भूगोल के जन्मदाता का क्या नाम था? तो उत्तर होगा अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट। ऐसे ही अगर मानचित्र का ये आता है कि भारत का सबसे पहले आधुनिक मानचित्र किसने बनाया, तो एक शब्द लिख लीजिए, एनविले। एनविले ने भारत के सबसे पहले मानचित्र को बनाया था। लेकिन बहुत पहले के टालमी ने भारत के मानचित्र को निरूपित करने की कोशिश की थी। तो जो सर्वप्रथम की बात आए या बहुत पहले की बात आए तो टालमी, लेकिन अगर आधुनिक जो हम मानचित्र देख रहे हैं तो एनविले नाम था। उन्होंने ही मानचित्र के भारत के मानचित्र के जनक हैं। तो कल ये थोड़ा सा चित्र नहीं आ पा रहा था, मैंने देखा था वीडियो तो ये चित्र नहीं आ पा रहा था, तो मैंने जीएस के पर्पज से ये चीज हमने बताया। और कल वेगनर के सिद्धांत में मैंने ये बताया था कि पृथ्वी सीमा सियाल पे तैर रही है। वेगनर का विस्थापन सिद्धांत जो था वो वेगनर ने दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये वेगनर ने दिया था। और ये कहा था कि सीमा पर सियाल तैर रहा है और तैरने पे या तो महाद्वीप हट रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और इसी क्रम में टूटने का भी टूट भी रहे, जो 7 महाद्वीपों के रूप में हमको देखने को मिला या 4 महासागरों के रूप में देखने को मिला। मैंने एक बार रिवीजन हम कर रहे हैं, हमने क्या बताया था, ये पूरी पृथ्वी पहले पूरा एक रूपता थी, इसमें एक ही जैसा था, एक रूपता थी। लेकिन जब एक रूपता थी तो इसको रिवीजन के लिए देख लीजिए, पैंजिया कहा गया, और इस पूरे को पैंथालासा कहा गया। पानी वाले भाग को, ये किनारे किनारे पानी था, इसको पैंथालासा, और इसको जो स्थलीय भाग था पैंजिया, इसको पैंथालासा या लारेसिया भी कहा जा सकता है। लारेसिया। जब प्रथम विभाजन कार्बोनिफेरस युग में हुआ तो इस विभाजन को हम देखते हैं। अगर इस तरह विभाजन हुआ तो ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। फिर बाद में और भी विभाजन होते हैं, जो अटलांटिक महासागर, ये हमने बताया था कि जो ये संकीर्ण सा बनता है, ये तेथिस सागर बनता है। यही बाद में तेथिस सागर के भर जाने से तेथिस, ये यहाँ पे ये तेथिस सागर, यही तेथिस सागर
के मलबे इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे जो हम पर्वत देखते हैं, हिमालय पर्वत का निर्माण देखते हैं, जो कि ये अभी युवा है, अभी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। हम देखते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर, जो कि लगातार बढ़ रही है। अभी इस समय नाप में 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ज्यादा ही आएगा, 8,850 भी आएगा। तो बढ़ रहा है इस तरह। लेकिन एग्जाम में मानक ही पूछा जाता है, मानक ही एग्जाम में आएगा। वर्तमान समय की बात नहीं करेगा एग्जाम में, पूछेगा एवरेस्ट की ऊंचाई अगर पूछना हुआ, नहीं तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, या पूछेगा कि किस हिमालय पे है, तो ग्रेट हिमालय पे है। इस तरह प्रश्न बनते हैं। तो हाँ, हम देखते हैं कि यहाँ पे बाद में ये हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, और जब फिर उसमें तो टूटना होता है, तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर बन जाता है, जो कि हम महासागर देखते हैं, और किनारे किनारे जो भाग वो प्रशांत महासागर का बन जाता है। और इस तरह हम देखते हैं नीचे ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, और इधर मेगाडास्टर और दक्षिणी अमेरिका, ऊपर हम देखते हैं यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे देश जो है अलग अलग होते हैं। और इस तरह हम 7 महाद्वीपों के 7 महाद्वीप हम इस पर देखते हैं, और 4 महासागर देखते हैं। अब हमने ये चीज, हम इसको आप लोग जरा एक बार या तो फिर मोबाइल से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर 1 सेकंड के लिए लिख लीजिए। साथियों, जो 7 महाद्वीप है, हम 7 महाद्वीप को एक बार फिर हमने बताया था, उसके हमने 7 महाद्वीप के हमने बताया था कि उसकी ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं। आज हम देखेंगे सबसे लंबी पर्वतमाला, जैसे सबसे ऊंची चोटी जैसे हमने बनाया एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। हमने जो कल पर्वत श्रेणी इसका बनाया था, वो सबसे ऊंची चोटी एशिया का जो हमने बनाया था, सबसे ऊंची चोटी एशिया की, जो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वह एवरेस्ट पर्वत है। नेपाल में पड़ेगा 8,848 मीटर। उसके बाद हमने बताया था अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, ये तंजानिया के पास पड़ेगा। और ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। फिर हमने साउथ अमेरिका का बताया था एंकाकागुआ, और यूरोप का एल्ब्रुस, ऑस्ट्रेलिया का कोसिस्को, और अंटार्कटिका का मॉसिफ जेंसफ। ये तो सबसे ऊंची चोटियां हो गई, इसको देख लीजिए। और इसके बाद अब हम 4 महासागर लिखेंगे, और 4 महासागर में जो उसके बाद 4 महासागर लिखने के बाद हम 4 महासागरों में जो ट्रेंच बताए थे, मारियाना ट्रेंच हमने प्रशांत महासागर में बताया था, तो ट्रेंच का हम अलग से हमें लेक्चर लेना पड़ेगा। अभी हम भारत के भूगोल में तेजी से आगे निकलना चाहते हैं, थोड़ा नदी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे अब ये हम मिटा देते हैं, अब हम यहीं पे नदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटिसिकांग, उसके बाद अफ्रीका की सबसे नदी नील नदी,
यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। और विक्टोरिया झील से निकलती है और विक्टोरिया झील को 3 देश सीमा बनाती हैं, युगांडा, कीनिया और तंजानिया। युगांडा, कीनिया एवं तंजानिया। और अगर विक्टोरिया झील में 2 झील है, एक व्हाइट झील, व्हाइट विक्टोरिया और ब्लू विक्टोरिया, तो यह नील ब्लू विक्टोरिया से निकलती है और विश्व की सबसे लंबी नदी बनती है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में मिसौरी, साउथ अमेरिका में अमेजन नदी भी विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। पानी का जो अपवाह क्षेत्र है, बड़ा अपवाह क्षेत्रों में पानी बहती है, तो अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी। और यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है, ये रूस में पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी जो है वह मर्रे डार्लिंग पड़ेगी। ये नदी हुआ। इसको हम थोड़ा सा देख लें। और जैसा कि ये सबसे ऊंची पर्वत, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हमने देखा। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची नदी हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट के विषय में बताया था कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक क्रिया द्वारा कैसे पर्वत बने, या पर्वत बनने के से पहले बलित पर्वत बना, ज्वालामुखी पर्वत बने, बहुत सारे पर्वत बने। अभी इसको हो जाने के बाद हम थोड़ा सा भौतिक भूगोल में थोड़ा थोड़ा चट्टान, थोड़ा थोड़ा झील, मरुस्थल इस तरह करते जाएंगे और ये हमारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और उसको इस तरह पढ़ना है कि हमारे क्वेश्चन भी ना एग्जाम में हो और हम कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझ जाएं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम जब समझ जाएंगे तो आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस या समीक्षा अधिकारी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो बहुत ही फायदा देगा। तो अभी फिलहाल हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि फैक्ट भी आपको मिल जाए और फैक्ट से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की भी जानकारी हो जाए। इसलिए भाइयों थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा ये क्या है, क्वेश्चन आंसर के मॉडल में ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं। अभी हम जब मैराथन क्वेश्चन आंसर में कराएंगे जल्दी ही पेट की परीक्षा से पहले, तो हम केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी थोड़ा सा हम फाउंडेशन मौलिक चीजें, फंडामेंटल चीजें भी बता रहे हैं साथ में। तो ये चीज हुआ। अब हम थोड़ा सा हमने देखा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी या विश्व की बड़ी नदियां देखा हमने। और अब देख ले विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। तो इसमें सबसे पहले हम जो पर्वत श्रृंखला देखते हैं उसमें सबसे पहले हमें समुद्र में श्रृंखला मिलती है, मिड ओशियन रेंज। हम लिख लेते हैं मिड ओशन रिड्ज। ये 65,000 किलोमीटर पड़ेगा। उसके बाद
दूसरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अधिकतर आता रहता है, एंडीज पर्वतमाला। ये साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है और ये 7000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है और इसको हम धरातल पर लिख सकते हैं, धरातल पर। उसके बाद हम देखेंगे रॉकी माउंटेन जो कि 48,000 है। तीसरे नंबर पे जो है वो रॉकी माउंटेन है। ये रॉकी अमेरिका में जो पड़ेगा, उत्तरी अमेरिका, ये 4800 किलोमीटर रॉकी माउंटेन 4800 किलोमीटर है। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। ये 3700 किलोमीटर। एंडीज पर्वतमाला धरातल पे सबसे लंबी श्रृंखला बनाती है। उसके बाद रॉकी माउंटेन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और हम पांचवा हिमालय पर्वत श्रेणियां देख लें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार ये देख लें और पांचवा हिमालय पर्वत की जो है वो भी देख लें। पांचवा हिमालय पर्वतमाला ये पड़ेगा 2400 किलोमीटर। ये आता जो एग्जाम में दृष्टिकोण से है, ये एंडीज पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओशन रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालय पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है हिमालय पर्वत कितनी लंबाई पे है, तो 2400 या धरातल पे सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी, एंडीज, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा एंडीज पर्वत का है। लेकिन मिड ओशन रिज जो 65,000 किलोमीटर है, एग्जाम में एक बार पीसीएस में अभी पिछली बार आया था, तो ये भी आ सकता है। पेट के एग्जाम में फेमस सवाल ही आएंगे और फेमस सवाल को हम ओवरलूप नहीं करें। बाकी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत अगर हम बीच में कुछ भूल भी जाता है तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम बार बार इसको रिवीजन कराएंगे। अभी एक बार हो जाए उसके बाद हम बराबर रिवीजन कराएंगे। तो ये देख लिए, इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा ले रहे हैं भाई। हम देखे भौतिक भूगोल में, अभी हम पर्वत की बात किए। पर्वत के बाद हम पर्वत में देखेंगे कि पर्वत आखिर है या मैदान है या पठार है या पर्वत है, किस तरीके की चट्टान हो सकती है। चट्टान से भी सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। बहुत आसान है। चट्टान 3 तरह के पाए जाते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, दूसरा है रूपांतरित या रूपांतरित चट्टान और तीसरा अवसादी चट्टान। इसको इग्नियस रॉक, इसको मेटामॉर्फिज्म, और यह सेडिमेंट
सेडिमेंटरी रॉक, ये मेटामॉर्फिज्म रॉक, ये इसके सबसे पहले जब पृथ्वी बनी और पृथ्वी ठंडी हुई और ज्वालामुखी उद्गार हुए या पलित पर्वत बने, जब ज्वालामुखी उद्गार हुए तो सबसे पहले हमें जो चट्टान मिला वो इग्नियस टाइप का चट्टान मिला, आग्नेय चट्टान मिला। इस आग्नेय चट्टान में नीस या बेसाल्टिक या बेसाल्ट के तत्व हमको ज्यादा मिला। ये इग्नियस चट्टान का फिर हुआ क्या, अपक्षय और अपर्दन के कारण या इसका रूपांतरण के कारण, किसी भी तरीके से रूपांतरण हो, जैसे कोई चट्टान हो, जैसे मान लो कोई चट्टान हो और इस चट्टान पे ऊपर धूप और ताप, धूप ताप मतलब टेम्परेचर, या उस पे धूप पड़ रहा है या बारिश वर्षा या ठंडी, इस तरीके से जो इसमें ऊपर वाले तत्व पे, जैसे कि हम जानते हैं जब ताप बढ़ेगा तो अणु दूर दूर चले जाएंगे और जब ताप घटेगा यानी ठंडी में तो अणु का संकुचन होगा। तो इस धूप से ऊपर जो धूप पड़ती है इससे या तो अणु दूर दूर होंगे गर्मी के कारण, या तो अणु पास पास होंगे ठंडी के कारण, संकुचन के कारण, जिससे वे अणु ढीले पड़ जाते हैं और जब ढीले पड़ जाते हैं तो उन छोटे छोटे टुकड़ों में अलग होने की मतलब अलग होने लगते हैं। और अपर्दन के कारण, इसको कहते हैं अपक्षय, इस क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। जो ताप और वर्षा और ठंडी के कारण जो अणुओं में जो अणुओं का संगठन था वो टूट जाता है, या तो फिर अणु दूर होंगे या पास होंगे, उस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। और ये नदियों द्वारा या वर्षा के द्वारा या हवाओं के द्वारा ये अपर्दित होके इधर चले आएंगे, इसको हम अपर्दन कहते हैं। कल जब हम पढ़ा रहे थे तो प्रथम कोट के उच्चावच, द्वितीय कोट के उच्चावच और तृतीय कोट के उच्चावच में हमने बताया था कि प्रथम कोट की उच्चावच जो महाद्वीप और महासागर बने हैं वो प्रथम कोट के उच्चावच हैं, और जो पर्वत पठार मैदान और इस तरह हमें देखते हैं झील मरुस्थल ये द्वितीय कोट के हैं। और जब इनका अपक्षय और अपर्दन होता है, जैसे पहाड़ है जिसका जो है नुकीला होता है और इनका ढाल जब इन पर अपक्षय की क्रिया होगी और अपर्दन होगा तो इनका ढाल थोड़ा नीचे हो जाएगा, पर्वत पठार का रूप धारण कर लेंगे। तो इस क्रिया, ये क्रिया जो है तृतीय प्रकार की, तृतीय कोट की उच्चावच होती है। तो इस तरह हम देखते हैं आग्नेय चट्टान, फिर आग्नेय चट्टान का रूपांतरित होता है, रूप बदलता है, और रूप बदल के यह अवसादी, यानी अगर हम गोलीय चक्र बना लें, ऐसे हम गोलीय चक्र बना लें तो हम ये तीनों चक्रीय होते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे आग्नेय लिख लिया तो यहाँ पे हम इसको रूपांतरित कर लिख लेंगे, और यहाँ पे हम इसको अवसादी लिख सकते हैं। अवसादी चट्टान ऐसे चट्टान होते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, और अवसाद जो ढीले परत के होते हैं, परतदार होते हैं, तो उनको हम अवसादी चट्टान कहते हैं। और दूसरी बात, यह क्रिया ऐसे भी संपन्न, मतलब क्रिया यह साइक्लिक है, और यह क्रिया मतलब आग्नेय अवसादी से भी आग्नेय बन सकता है। अवसादी भी बहुत दिनों बाद जब ये परत दर परत बैठती जाएगी और अपना रूप बदलते जाएगी, तो रूप बदलते बदलते यह फिर आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेगी। जैसे अभी हमने बताया बेसाल्ट, नीस और इस टाइप की आग्नेय चट्टान है, और रूपांतरित चट्टान में हम देखते हैं ग्रेफाइट हो गया, हीरा, या इस तरह हम देखते हैं ये रूपांतरित चट्टान में, और अवसादी चट्टान में बालू, मिट्टी, सिलिका इस टाइप के जो होते हैं वह अवसादी चट्टान में होते हैं। तो यह बहुत ही आसान है, और एग्जाम की दृष्टि से अगर पूछा जाता है कि सबसे पहले चट्टान तो आग्नेय चट्टान है, लेकिन यदि ये पूछा जाए
कि आग्नेय चट्टान का कोई उदाहरण तो नीस है, या फिर दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं बेसाल्ट, या अगर इसमें पूछा जाता है रूपांतरित में तो रूपांतरित जो ग्रेफाइट है, और इसका अभी संगमरमर या इस टाइप के भी दे सकते हैं। और अवसादी चट्टान जो परतदार चट्टानें होती हैं, और परतदार चट्टान जैसे कि सिल्का, बालू, चूना पत्थर, इस तरीके की अवसादी चट्टान के उदाहरण है। तो इस तरह हम इसके भौतिक भूगोल के पार्ट 2 में हम देखते हैं चट्टान। तो साथियों, हम भौतिक भूगोल को बहुत डीप नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि 19 तारीख से पहले हमें पॉलिटी, इकोनॉमी और जो है हिस्ट्री के सिलेबस बहुत ज्यादा कवर करना है। आज अभी लेक्चर जो है अशोक, और अशोक के बाद हम बहुत जल्दी आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें स्वाधीनता संग्राम और नेशनल मूवमेंट के साथ जो है पोर्शन जल्दी से हम कवर करेंगे, और बहुत ही जल्दी सिलेबस करके, और 1 तारीख से हम लाइव भी आएंगे। 1 तारीख से हम क्वेश्चन आंसर के रूप में भी वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे कि हम जैसा कि दावा किए हैं 80% पेट के सिलेबस में आइए हमारे जो है यूट्यूब चैनल टारगेट विथ 19 पर 80% आपको मैटर मिलेगा। वह मैटर हम पूरा आपको देंगे, जिससे कि आप बाद में परीक्षा के देने के बाद और परीक्षा देने से पहले सारी तैयारी करके जाइएगा। ये पूरी कोशिश है। तो धन्यवाद मित्रों, और अभी हम आगे फिर वीडियो में मिलते हैं। साथियों नमस्कार, जय हिंद।